कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। यह हमारा पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत हम नदी, नहर जो परियोजनाएं होती हैं इनके बारे में बात कर रहे थे। तो नदी जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजना, इनके बारे में पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे नहर बहुउद्देशीय परियोजना की। तो इसके अंतर्गत हम किन किन को पढ़ेंगे। राजस्थान नहर, जिसका वर्तमान नाम है हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दूसरी हमारी नहर परियोजना हमारी गंग नहर परियोजना। तीसरी हमारी है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, इसी को नौहर नहर परियोजना भी कहते हैं। चौथी नहर परियोजना हमारी नर्मदा नहर परियोजना। पांचवी हमारी यमुना लिंक नहर परियोजना, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, गुड़गांव नहर परियोजना। पांचवी हमारी है भरतपुर नहर परियोजना। और सातवीं हमारी है ERCP या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो इस तरह से 7 नहर परियोजनाएं हैं, इनके बारे में हम एक एक करके बात करें। पहली नहर परियोजना हमारी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इसकी बात करें तो इसे राजस्थान नहर परियोजना भी कहते हैं या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कह सकते हैं। जब इस परियोजना की बात की गई, अर्थात इसकी नींव की बात की करें, तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 31 मार्च 1958 को इस नहर की नींव डाली गई थी। गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को मरुगंगा कहा था। क्या कहा था? मरुगंगा। अर्थात राजस्थान की मरुगंगा क्या है? ये जो नहर है। शुरुआत में से राजस्थान नहर नाम दिया गया था। पैसे की बात करें तो वित्तीय सहयोग दिया जाता है हमारे विश्व बैंक के द्वारा। इसका जो वित्तीय सहयोग किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। निर्माता की बात करें या कल्पनाकार की बात करें तो इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में इसका निर्माण किया था। किसने किया था? इंजीनियर कंवर सेन ने इसका निर्माण किया था या फिर इसकी डिजाइन बनाई थी। नदी की बात करें तो सतलज और व्यास नदी, वहां से एक हरी के बैराज नाम की नहर निकाली गई है, जिसपे क्या इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है। अब इस नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सिंचाई और पेयजल के लिए जलापूर्ति उपलब्ध कराना है। मुख्य रूप से जो हमारे पश्चिमी राजस्थान है उनके जिलों में सिंचाई व्यवस्था की उपलब्ध कराना है। पेयजल की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर में पेयजल के लिए 10 जिलों को शामिल किया गया है। 10 जिलों में इसके जरिए पेयजल उपलब्ध कराया गया है। अब सिंचाई की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई के लिए 8 जिलों को शामिल किया गया है। तो हम देख सकते हैं पेयजल के लिए तो 10 जिले हैं, सिंचाई के लिए 8 जिले हैं। अब बात करें कौन किन को शामिल नहीं किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पश्चिम राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से, पाली और जालोर, इन 2 जिलों को शामिल नहीं किया गया है, ये आप याद रखेंगे। फिर बात करें उद्घाटन की, तो इस परियोजना का उद्घाटन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1961 में जो हनुमानगढ़ है उनके नौरंगदेसर में किया था। हनुमानगढ़ में एक नौरंगदेसर नामक जगह है, वहाँ पे 1961 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। उस समय वो क्या भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा किया गया था। फिर राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर को सबसे पहले 1961 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खोला था। जब इसे खोला गया था तब इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर रखा गया था। तब इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान नहर रखा गया। फिर वर्तमान में क्या कहें, इसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। और ये नाम कब दिया गया? 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदल दिया गया और इंदिरा गांधी नहर नाम रखा गया। तो उस समय क्या था, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके नाम पे क्या है, इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। अब इस नहर की बात करते हैं, इस नहर की लंबाई कितनी है। कुल लंबाई की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। कितनी? 649 किलोमीटर है, जिसमें 204 किलोमीटर तो हमारी फीडर नहर है और 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। तो फीडर नहर तो आप समझते होंगे, फीडर नहर किसे कहते हैं और मुख्य नहर किसे कहते हैं। कि जैसे ये कोई नदी बह रही है, ये क्या नदी बह रही है, अब इससे क्या हमने एक नहर निकाली है, ये नहर निकाली है, ठीक है, ये नहर है। अब इसके आगे क्या है, हमने इस नहर को और आगे बढ़ाया, ये लो आगे बढ़ा दिया। अब बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नहर है, इसको हम फीडर नहर कह सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की और इसके आगे की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है। फीडर नहर का मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना भी पानी है उसका उपयोग किसी भी काम में नहीं किया जाएगा। यहाँ से यहाँ जब पानी निकलेगा तो पूरा पानी यहाँ तक काम में बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ तक पूरा का पूरा पानी आना चाहिए। तो इसे तो हम क्या कहेंगे, फीडर नहर। फिर इसके आगे से उस नहर के पानी को काम में लिया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे मुख्य नहर।
तो फीडर नहर भाव जिसको आप बिल्कुल भी काम नहीं ले सकते, तो आप इसे देख सकते हैं। तो हमारी 445 किलोमीटर की तो मुख्य नहर है और 204 किलोमीटर की हमारी इसमें फीडर नहर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर, जिसमें 35 किलोमीटर तो हमारी फीडर नहर है और 445 किलोमीटर क्या है? हमारी मुख्य नहर है। कुल मिला की बात करें तो 649 किलोमीटर लंबी है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका निर्माण क्या हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। क्या हुआ था? इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में इसमें 393 किलोमीटर की नहर बनी थी। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर की नहर बनी थी। तो पहले चरण में 393 किलोमीटर, तो दूसरे चरण में 256 किलोमीटर की नहर बनी थी। तो ग्राफ के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि ग्राफ आपको ठीक से समझ आए। सबसे पहले बात करें तो इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। कुल लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 393 किलोमीटर नहर बनी, दूसरे चरण में 256 किलोमीटर नहर बनी थी। पहले चरण की बात करें तो इसमें 204 किलोमीटर की तो फीडर नहर थी और मुख्य नहर क्या है? 189 किलोमीटर की थी। अब इसके बाद तो कोई फीडर नहर आएगी नहीं, सब मुख्य नहर रहेगी। फीडर नहर की बात करें तो ये हमारे हरिकी बैराज पंजाब से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक बनी थी। फिर मुख्य नहर क्या? मसीता वाली हनुमानगढ़ से पुगल बीकानेर तक बनी। फिर दूसरे चरण की बात करें तो हमारे पुगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक नहर बनती है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। अब इसी को चित्र के माध्यम से देखें। चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं कि ये तो हमारी व्यास नदी है। व्यास नदी से हमारे हरिकी बैराज नामक जगह है, वहाँ से नहर निकाली गई है। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में हमारे जो नदी है, वो नहर है, वो हमारे हरिकी बैराज से का पुगल बीकानेर तक बना है। फिर दूसरे चरण की बात करें तो पुगल बीकानेर से हमारे कहाँ तक? मोहनगढ़ तक दूसरे चरण में बनी है। अब दूसरे चरण की बात करें तो मुख्य नहर हमारी कितनी है? 256 किलोमीटर की। पहले चरण की बात करें तो पहले हरिकी बैराज से हमारे मसीता वाली तक और मसीता वाली से पुगल तक। तो हमारे हरिकी बैराज से फीडर नहर जो मसीता वाली तक है ये 204 किलोमीटर और मसीता वाली से पुगल तक मुख्य नहर है 189 किलोमीटर। तो ये हमारे दूसरे चरण, पहले चरण की हमने बात कर ली है। अब बात करें इसकी तो मोहनगढ़ शाखा है ना, वहाँ से एक उपशाखा निकाली गई जिसे बाबा रामदेव शाखा कहते हैं और 165 किलोमीटर की है। अब इसी चीज़ को हम टेक्स्ट के रूप में देख लेते हैं। इसी चीज़ को टेक्स्ट के रूप में देखें तो पहले चरण की बात करें तो 393 किलोमीटर लंबे पहले चरण को 2 प्रकार से पूरा किया गया है। इसमें फीडर नहर तो हमारे 204 किलोमीटर है और ये क्या है? बंद नहर है, अर्थात बिल्कुल पैक नहर है, इसमें पानी क्या किसी भी तरह से नुकसान नहीं किया जाता है। फिर बात करें मुख्य नहर की, ये हमारी खुली नहर है, 189 किलोमीटर की खुली नहर है जिसका उपयोग आप सभी कामों में कर सकते हो। अब बात करें हम फीडर पहले चरण की, तो पहले चरण में 204 किलोमीटर की फीडर नहर का निर्माण हरिके बैराज पंजाब से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक किया गया है, जिसका 35 किलोमीटर हिस्सा क्या है? राजस्थान में। इसका क्या है? 35 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में। पहले चरण में 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण मसीता वाली हनुमानगढ़ से पुगल बीकानेर तक किया गया है। पहले चरण की बात कर रहे हैं, मसीता वाली हनुमानगढ़ से कहाँ तक किया गया? पुगल बीकानेर तक किया गया है। हरिके बैराज पंजाब के जो फिरोजपुर में सतलज और व्यास नदी के संगम पे बना हुआ है। कौन कौन सी नदियाँ हमारी? सतलज और व्यास 2 नदियाँ। इन नदियों के संगम पे क्या है? हमारे हरिके बैराज बना हुआ है। कहाँ पे? पंजाब में। पहले चरण में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हरिके बैराज पंजाब से पुगल बीकानेर तक किया गया। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण की बात करें हम तो दूसरे चरण में 256 किलोमीटर की मुख्य नहर अर्थात जो खुली नहर है उसका निर्माण पुगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक किया गया है। कहाँ से? पुगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक किया गया दूसरे चरण में। कितना? 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण। दूसरे चरण की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण पुगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक किया गया है। विशेष की बात करें तो मोहनगढ़ जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर से जो बाबा रामदेव नाम की एक उपशाखा निकाली गई है जो 165 किलोमीटर लंबी है, जो क्या? मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक जारी है। कहाँ से? मोहनगढ़ जैसलमेर से क्या? गडरा रोड बाड़मेर तक ये जारी है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की बात करें
तो इंदिरा गांधी से सिंचाई में लिफ्ट का योगदान कितना है? 30%। इंदिरा गांधी नहर में जो सिंचाई के लिए जो लिफ्ट का योगदान कितना है? 30% है। अब इंदिरा गांधी नहर की बात करते हैं, यहाँ सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई। कितनी? 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई। एक तो हमारी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। कौन कौन सी? एक तो हमारी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवर सिंह लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो इस तरह 7 लिफ्ट नहरें। तो इसके बारे में बात करें, पहली चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। तो ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और साथ ही साथ हमारा जो अनूपगढ़ वाला नया जिला बना है, कौन सा? अनूपगढ़। तो ये वाला जिला है, इसको जो सिंचाई का और पेयजल ये सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे ज़्यादा जिलों को ये विस्तृत है। कौन सी? चौधरी कुंभाराम। फिर आती है हमारी दूसरी लिफ्ट नहर, ये हमारे श्री गंगानगर बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर की पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर यही है। फिर पन्नालाल बारूपाल, ये नागौर और बीकानेर। इस लिफ्ट नहर पर नागौर में जायल डिफ्लोरेडेशन पेयजल परियोजना लगी हुई। कौन सी? नागौर में कहा जायल डिफ्लोराइड, अर्थात इस फ्लोराइड को हटाने वाली परियोजना लगी हुई है। फिर बात करें हमारे तेजाजी लिफ्ट की, ये बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर यहाँ ही है, तेजाजी लिफ्ट नहर कहते हैं जिसे। कहाँ? बीकानेर में। फिर डॉक्टर करनी सिंह, ये भी बीकानेर और जोधपुर के लिए बनी हुई है। फिर बात करें गुरु जम्भेश्वर, तो ये हमारे बीकानेर जोधपुर के लिए और जैसलमेर के लिए, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर हमारे जैसलमेर और जोधपुर के लिए है। अब बात करें इंदिरा गांधी की सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर में है, जबकि दाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर का धरातल थोड़ा ऊंचा है, इसलिए सारी लिफ्ट नहरें क्या बाईं ओर स्थित है। अब कुछ नाम की बात करते हैं, पन्नालाल बारूपाल हमारे, गुरु जम्भेश्वर, करनी सिंह और जय नारायण व्यास, इनके नाम पे कुछ लिफ्ट नहरें बनाई। अब इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसके लिफ्ट नहर के पुराने नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये हमारी ये पुराने नाम है। ये वर्तमान के नाम है कोच चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, फिर कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी, डॉक्टर करनी सिंह, गुरु जम्भेश्वर, जय नारायण व्यास। तो हमारे 7 लिफ्ट नहर हैं। पुराने नामों की बात करते हैं इनके और नए नामों की। तो पुराना नाम और नया नाम की बात करें तो पहले गधेली साहवा लिफ्ट नहर थी, जिसका वर्तमान नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम। पहले लूणकरणसर लिफ्ट नहर थी, जिसका नाम बदल के कंवर सेन रखा गया। अगली लिफ्ट नहर हमारी गजनेर लिफ्ट, तो इसका वर्तमान नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल रखा गया है। अगली लिफ्ट नहर हमारी कौन सी? ये हमारी बागड़सर लिफ्ट नहर है, जिसको तेजाजी लिफ्ट नहर भी कहते हैं। अगली हमारी कोलायत लिफ्ट थी, इसको वर्तमान में क्या करनी सिंह लिफ्ट नहर कहते हैं। फिर गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर है, कौन सी? गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर है, इसको फलोदी लिफ्ट कहते हैं। पोखरण लिफ्ट की बात करें तो हमारी जयनारायण व्यास लिफ्ट वर्तमान में नाम रखा गया। अब बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो शाखाएं हैं, उनकी शाखाओं की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई में योगदान, शाखाओं का योगदान कितना है? 70% है। तो लिफ्ट नहर है उसका तो 30% है, तो शाखाओं का योगदान कितना है? 70% है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई के लिए 9 शाखाएं बनाई गई। कितनी? 9 शाखाएं बनाई गई है। और वो कौन कौन सी? रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ शाखा श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ शाखा श्रीगंगानगर, पुगल शाखा बीकानेर, दांतोर शाखा बीकानेर, बिसलपुर शाखा हमारे बीकानेर में, चारणवाला शाखा हमारी बीकानेर जैसलमेर में, शहीद बीरबल शाखा हमारे जैसलमेर में, शहीद सागरमल गोपा शाखा हमारे जैसलमेर में बनाई गई। तो इस तरह हमारी 9 शाखाएं बनाई गई। रावतसर शाखा की बात करें तो यह एकमात्र शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बाईं ओर बनाई गई। शेष सारी जितनी भी शाखाएं वो दाईं ओर बनाई गई। ये अकेली शाखा है जो बाईं ओर बनाई गई है। आगे बात करें, चारण वाला शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र ऐसी शाखा है जो 2 जिलों में है। कहाँ कहाँ? बीकानेर और जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलता है? बीकानेर को। और टोटल की बात करें तो 16.17 लाख हेक्टेयर में इससे सिंचाई होती है। तो ये हमारी शाखाओं की बात करें तो सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दंतौर, बिसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। तो इस तरह ये 9 शाखाएं तो बात करें। और इकलौती रावतसर शाखा है जो हनुमानगढ़ में है। तो ये 9 शाखाएं आपने देख ली। अब सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये हमारे श्रीगंगानगर में, वर्तमान में अनूपगढ़ एक अलग जिला है।
तो बीकानेर की 3 है, पुगल, दंतौर, बिसलपुर। बीकानेर जैसलमेर की बात करें तो चारणवाला, जैसलमेर में हमारी शहीद बीरबल और जैसलमेर में हमारी शहीद सागरबल गुफा। रावतसर शाखा कहाँ? हनुमानगढ़ में। अब इंदिरा गांधी जो पेयजल नहर है, इसकी पेयजल लिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें 3 पेयजल लिफ्ट है। एक तो हमारी कमर्शियल पेयजल लिफ्ट जो हमारे बीकानेर और गंगानगर में पेयजल उपलब्ध कराती है। दूसरी आपनी पेयजल लिफ्ट जिसको गधेली साहिबा लिफ्ट भी कहते हैं, ये हमारे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। कौन कौन? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन 4 क्षेत्रों के अंदर पेयजल उपलब्ध कराती है। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना ये हमारी जोधपुर में। इस तरह देख सकते हैं आपनी पेयजल लिफ्ट परियोजना को जर्मनी के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो जो आपनी पेयजल लिफ्ट है या फिर गधेली साहिब लिफ्ट है, इसको किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? ये हमारी जर्मनी के सहयोग से चलाया जा रहा है। अब स्काडा तकनीक की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक होती है जिसके माध्यम से पानी को वितरित और नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस पे क्या है? स्काडा तकनीक लगाई गई। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के फायदे की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, जिससे कृषि और खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। चारागाह भूमि की बात करें तो इसका विस्तार हुआ है, जिससे हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में पशु संपदा भी बढ़ी है। किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इससे सुधार हुआ। किसानों की क्या आर्थिक और सामाजिक स्थिति है? वो सुधरी है। मत्स्य पालन भी बढ़ा है पश्चिमी राजस्थान में। इको टूरिज्म का विकास हुआ है। पेयजल आपूर्ति में जैसे कमरसेन, आपनी और जो राजीव गांधी लिफ्ट है, 3 है, इससे क्या जल आपूर्ति हो रही है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान में क्या पानी की पेयजल के रूप में अच्छी आवक हो रही है। जल विद्युत की बात करें, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल और बिरसलपुर, ये हमारी 4 शाखाएं, इनसे 24 मेगावाट की बिजली बन रही है। पश्चिम राजस्थान में जैव विविधता में भी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम रिफाइनरी बाड़मेर, इनको पानी की आपूर्ति की बात करें तो इस इंदिरा गांधी नहर से हो रही है। इससे क्या औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है। अब इससे क्या मरुस्थलीकरण पर भी नियंत्रण हो रहा है। जो मरुस्थलीकरण है उसको पे भी रोक लगाई जा सकती है। आगे बात करें इंदिरा गांधी नहर की जो हमारी हानियाँ है, नुकसान हुआ, उसकी बात करें। सबसे पहले अधिक पानी की वजह से सेम की समस्या हो जाती है। कहाँ पे? सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में ये समस्या हुई है। कौन सी? सेम की समस्या। सेम की समस्या में क्या होता है? जिस जगह पे यदि आप सिंचाई ज़्यादा करते हो तो पानी क्या है? नीचे चला जाता है, और वह क्या नीचे के लवणों के अंदर घुलकर केश नली के माध्यम से ऊपर आ जाता है, और लवण क्या होते हैं? भूमि पर जम जाते हैं। यही हमारे सेम की समस्या कहलाती है। और इसको दूर करने के लिए क्या जिप्सम का उपयोग करते हैं। सेम की समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। तो लवणीयता की समस्या, इससे बढ़ोतरी होती है। भूमि विवादों में बढ़ोतरी हुई है। भूमि की उर्वरता में इससे कमी हुई, जिसके कारण क्या रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। अर्थात रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इनका उपयोग करने से क्या है? भूमि की उर्वरता में कमी हुई है। मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी आई है। बात करें सेम की समस्या की तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ का बड़ोपल गाँव है, ये इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगली नहर की बात करें तो अगली नहर है हमारी गंग नहर परियोजना। कौन सी परियोजना? हमारी गंग नहर परियोजना अगली नहर परियोजना है। निर्माण की बात करें तो 1922 से 1927 में इसका निर्माण किया गया था। नदी की बात करें सतलज नदी पर। निर्माता कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। इसीलिए महाराजा गंगा सिंह को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इसीलिए गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ। सबसे ज़्यादा लाभ की बात करें तो हमारे श्री गंगानगर क्षेत्र में इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है। लंबाई की बात करें तो गंग नहर की लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर, जिसमें 112 किलोमीटर तो पंजाब में और 17 किलोमीटर का राजस्थान में। गंग नहर के पंजाब के हुसैनीवाला नामक स्थान से सतलज नदी से निकलती है। कहाँ से? पंजाब के हुसैनीवाला नामक जगह से सतलज नदी से निकलती है हमारी गंग नहर। और ये दुनिया की पहली क्या है? पक्की नहर है। दुनिया की क्या है? पहली पक्की नहर कौन सी है? गंग नहर। आगे बात करें इस नहर की तो राजस्थान की ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। गंग नहर की बात करें तो इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई, जैसे हमारी कर्णी लिफ्ट नहर श्री गंगानगर के लिए, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर श्री गंगानगर के लिए, समीजा लिफ्ट नहर श्री गंगानगर के लिए, लालगढ़ लिफ्ट नहर श्री गंगानगर के लिए। तो इस तरह हमारी जो गंग नहर है, इससे बहुत सारी लिफ्ट नहरें निकाली गई है। और जितने भी ये लिफ्ट नहरें निकाली गई है, ये बाईं ओर की तरफ से निकाली गई, और इस सभी लिफ्ट नहरें क्या गंगानगर में ही है, अर्थात बाहर नहीं है। गंग नहर को पहले बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता था, अर्थात बीकानेर नहर को ही वर्तमान में क्या कहते हैं? गंग नहर कहते हैं। और इसके डिजाइन किसने बनाया था? कंवर सेन ने।
किसने बनाया था इसका डिजाइन? कंवर सेन ने। तो हम बात करें, ये हुसैनी वाला पंजाब है, सतलज नदी यहाँ बह रही, यहाँ से गंगा नहर निकाली गई जिसकी 4 लिफ्ट नहरें, करनी लिफ्ट, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट, समीजा और लालगढ़ लिफ्ट। तो इससे 4 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। अगली नहर आती है हमारी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, जिसको नौहर नहर परियोजना भी कहते हैं। इस नहर परियोजना की बात करें तो इसकी नींव राजीव गांधी के द्वारा 1989 में सिद्धमुख नहर नाम से की गई थी। किस नाम से? सिद्धमुख नहर नाम से 1989 में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। शुरुआत की बात करें तो इस नहर परियोजना को 2002 में अशोक गहलोत के द्वारा शुरू किया गया था। कार्य क्या था? रावी और व्यास नदी में यदि अतिरिक्त पानी आता है तो इस नहर के माध्यम से राजस्थान में लाया जाएगा उस पानी को। फायदे की बात करें तो हनुमानगढ़ और चूरू, तो हनुमानगढ़ में नौहर तहसील और भादरा तहसील है, चूरू में राजगढ़ और सादुलपुर तहसील है, तो इन तहसीलों को फायदा होगा इससे। इस परियोजना का सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? नौहर तहसील को होता है, इसलिए इसे नौहर नहर परियोजना भी कहते हैं। पैसों की बात करते हैं, नाबार्ड और यूरोपियन यूनियन दोनों के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जब 1998 का परमाणु परीक्षण किया गया तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने अपना आर्थिक सहयोग देना बंद कर दिया था, पैसे देने बंद कर दिए। तो फिर उसके बाद से सारा पैसा किसके द्वारा दिया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये हमारी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, जो हमारे रावी और प्यास नदी है, इसका पानी भेजा जाता है और इसमें लाभान्वित कौन होंगे? हमारे हनुमानगढ़ और चूरू जिले। चौथी नहर आती है हमारी नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना चौथी नहर परियोजना है। शुरुआत की बात करें 2008 में हुई थी। नदी की बात करते हैं, नर्मदा नदी का पानी आएगा। यह नहर गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। कहाँ से? सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। जो हमारा सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है। सहयोग की बात करें, राजस्थान गुजरात दोनों के पैसे लगे हुए हैं। नर्मदा लंबाई की बात करें तो नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर, जिसमें 458 किलोमीटर तो गुजरात में और 74 किलोमीटर हमारे राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले? सांचौर, पहले जालोर था, बाड़मेर का आंशिक भाग, तो ये हमारे इससे लाभान्वित जिले। नर्मदा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा? सांचौर है। जालोर जिले के सिलू गांव से नर्मदा नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। नर्मदा नहर पर फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। तो फव्वारा सिंचाई तो आप देख सकते हैं, ये फव्वारा सिंचाई है, ये बूंद बूंद सिंचाई, ये बूंद बूंद सिंचाई, तो आपने ये कभी न कभी तो देखी ही होगी। तो इसको अनिवार्य किया गया किस पे? नर्मदा नहर परियोजना पे। तो आप इसे देख सकते हैं, ये हमारे सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर गुजरात में। नर्मदा नहर निकाली गई, सीलू गांव में जालोर में प्रवेश करती, बाड़मेर और जालोर इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाले जिले हैं। तो नर्मदा नहर की बात करें तो इस नहर से लिफ्ट नहरों की बात करें, कौन कौन सी लिफ्ट नहरें बनाई गई है? तो इस नहर से हमारे जो सांचौर लिफ्ट जालोर में, भादरेड़ा लिफ्ट जालोर में, पनौरिया लिफ्ट बाड़मेर में, तो ये 3 लिफ्ट नहरें बनाई गई। अगली हमारी नहर आती है यमुना लिफ्ट नहर। कौन सी? यमुना लिफ्ट नहर, जिसको गुड़गांव नहर भी कहते हैं। ये हमारे हरियाणा और राजस्थान की दोनों की मिक्स नहर है। नदी की बात करें तो यमुना नदी पर बनाई गई। फायदे की बात करें तो किन किन एरिया को इससे फायदा हो रहा है? भरतपुर को सबसे ज़्यादा, शेखावाटी हमारे सीकर, झुंझुनू, चूरू, और फिर एक और जिला आता है हमारा कौन सा? नीम का थाना। तो नीम का थाना ये क्षेत्र है, तो इसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। फिर बात करें यमुना लिफ्ट नहर परियोजना को गुड़गांव नहर परियोजना भी कहते हैं। अगली हमारी आती है भरतपुर नहर परियोजना। कौन सी? भरतपुर नहर परियोजना की बात करें तो सहयोग हमारे राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों को द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। नदी की बात करें तो यमुना नदी पे, और फायदे की बात करें तो हमारे भरतपुर को सबसे ज़्यादा फायदा होता है भरतपुर नहर परियोजना। अगली आती है हमारी परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको ERCP भी कहते हैं। बजट की बात करें तो 37,500 करोड़ का बजट तय किया गया है। लाभान्वित जिले हमारे भरतपुर के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर है। कोटा के हमारे कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, तो 8 जिले तो ये हो गए। फिर हमारे अजमेर और टोंक, और जयपुर के हमारे जयपुर, दौसा और अलवर। तो इस तरह देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य 13 जिलों में या 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति करना है। अब इस परियोजना में क्या है, 26 बड़ी और मध्यम बांध परियोजना का निर्माण करेंगे, जिससे हमारे 2.8 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचाई किया जाएगा। यह राजस्थान राज्य के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, और इस परियोजना के तहत क्या
मानसून के समय चंबल की जो सहायक नदी जैसे काली सिंध, कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती, मेज, इन नदियों का जो ज़्यादा पानी आता है तो उस पानी को बनास, चंबल, गंभीर, बाणगंगा इन नदियों में भेज दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2023 में इस परियोजना में 53 बांधों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब बात करें हम बहुत सारी अन्य परियोजनाएं, वो कौन कौन सी है। जैसे भीमसागर परियोजना झालावाड़ की है, मनोहर थाना परियोजना झालावाड़ की, गागरीन हमारी झालावाड़ की, पिपलाद झालावाड़ की, काली सिंध परियोजना झालावाड़ की, चौलिया चौरी परियोजना झालावाड़ की, छापी परियोजना झालावाड़ की। हमारी रेवा परियोजना झालावाड़ की, राजगढ़ परियोजना झालावाड़ की, बैंथली परियोजना बारा की, बिलास परियोजना बारा और कोटा की, परवन परियोजना बारा, कोटा और झालावाड़ की। फिर आता है अंधेरी परियोजना बारा की, ध्यासी परियोजना बारा की, हथियादेव परियोजना बारा की, नवनेरा परियोजना काली सिंध नदी पर है कोटा में, हरिश्चंद्र सागर परियोजना कोटा में, गोपालपुरा परियोजना कोटा में, तकली परियोजना कोटा में, सावणबादा परियोजना कोटा में, आलनिया कोटा में, गुढ़ा परियोजना बूंदी में, गरदड़ा हमारी बूंदी में। गरदड़ा तो हमारी वो एक प्राचीन सभ्यता भी। जिगजग परियोजना बूंदी में, जैत सागर परियोजना बूंदी में, चाकण परियोजना बूंदी में, मेज परियोजना बूंदी में, मेचा सागर बांध परियोजना भीलवाड़ा में, माधो सागर परियोजना दौसा, रेडियो सागर दौसा, मोरेल परियोजना दौसा सवाई माधोपुर, इसमें सवाई माधोपुर फर्स्ट नंबर पे होगा। चिरमिरी परियोजना दौसा, झिलमिली परियोजना दौसा, हमारे बिसलपुर परियोजना टोंक, टोरडी सागर परियोजना टोंक में है। फिर गलवा परियोजना हमारी गलवा नदी पर टोंक में, ईसादा परियोजना सवाई माधोपुर, रामगढ़ जयपुर में, पिपलदा परियोजना सवाई माधोपुर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना चंबल नदी पर सवाई माधोपुर और करौली में, धौलपुर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में, काली तीर परियोजना चंबल नदी पर धौलपुर में। ये क्या करें, पार्वती और रामसागर झील को पानी पहुंचाती है। कौन सी? काली तीर परियोजना चंबल नदी की। अगली पार्वती परियोजना गंभीर नदी पर की सहायक नदी है पार्वती, धौलपुर में, नारायण सागर परियोजना अजमेर में, बांडी सेंदड़ा या बांडी सेंड्रा परियोजना ये जालौर में, बांकड़ी बांध परियोजना जालौर में, सुकली नदी पे, सुकली सेलवाड़ा परियोजना हमारे पश्चिम बनास की सहायक नदी सुकली पर है, सिरोही में। अगली परियोजना आती है हमारी बत्तीसी नाला परियोजना सिरोही में, भाबराना परियोजना डूंगरपुर, सोम कमलाम्बा परियोजना डूंगरपुर, भीखाबाई सागोड़ा परियोजना माही नदी पर डूंगरपुर में, कडाना बैकवाटर परियोजना डूंगरपुर में, अनास परियोजना बांसवाड़ा में, ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में, मदार सागर परियोजना बेड़च नदी पे उदयपुर में, जहाँ पे क्या फतेह सागर झील को जलापूर्ति की जाती है। आगे आता है हमारे टिड्डी बांध परियोजना उदयपुर में, सोम कागदर परियोजना उदयपुर, अनास परियोजना बांसवाड़ा में। परियोजनाएं काफ़ी बढ़ रही है। नारायण सागर बांध परियोजना अजमेर में, अजमेर का सबसे बड़ा बांध बनाया गया। ओराई बांध परियोजना बेड़च नदी की सहायक नदी ओराई पर है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। अब बात करें छोटी छोटी कुछ बातों की, तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊँट है। तो ऊँट को 2014 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। घरेलू संपदा में राजस्थान का राज्य पशु ऊँट है और वन्य जीवों में कौन है? चिंकारा है। तो इस तरह हमने नहर और पहले पार्ट में नदी और उद्देश्य परियोजना के बारे में बात कर ली थी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।